अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज़ की कहानी मालंगनी नागिन। पहला हिस्सा। कुएं की मिट्टी भजंगनी के हाथ में थी। काला भजंगम कोठरी में खड़ा था। उसने गुर्राते हुए कहा, हु क्या कहा है कुएं के बावे ने तुम्हें? भजंगनी ने कुएं की मिट्टी उसे दी और कहा, इसे किसी तरह मारिया के बालों में थोड़ा सा लगा दो, वो तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। तुम जो कहोगे वो वही करेगी। वो सब कुछ भूलकर सिर्फ तुम्हारी गर्विदा हो जाएगी, फिर तुम उससे उसकी मर्जी से शादी कर लेना। काले भजंगम ने मिट्टी ले ली और कहा, अगर इस मिट्टी ने काम ना किया तो मैं तेरा सर पाश कर दूंगा। भजंगनी ने झुंझला कर कहा, तू जाकर इसे आजमा कर तो देख। काला भजंगम कुएं की मिट्टी लेकर शहर के किनारे वाली आलीशान तिलिस्मी हवेली की तरफ उड़ गया। मारिया हवेली में नहीं थी। काला भजंगम खूबसूरत राजकुमार शरौन कुमार के रूप में हवेली में दाखिल हुआ तो गूंगी कनीजों ने इशारों से बताया कि मारिया शहर में अपने भाई की तलाश में गई हुई है। राजकुमार ने कनीजों को शरबत लाने का इशारा किया और खुद हवेली के दालान में बिछे हुए पलंग पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि अगर कुएं की मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया तो वो आज ही मारिया से शादी कर लेगा और दूसरी रात को कालू भट्ट के मंदिर में जाकर मारिया को मूर्ति पर कुर्बान कर देगा। उसे कुर्बान करने के लिए काले भजंगम को सिर्फ इतना करना था कि मारिया मूर्ति के सामने आ जाए और वह पीछे से उसके जिस्म में खंजर घोंपकर उसे मार डाले। मारिया पालकी पर शहर गई थी। उसकी पालकी हवेली के सहन में आ गई। वो पालकी में से निकलकर दालान में आई तो सामने पलंग पर वही पुरानी मुसीबत राजकुमार बैठा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मारिया ने सोचा कि अंबर तो कहीं नहीं मिला, अब वो कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि उस वक्त दिन गुरूब होने वाला था और वो रात को सफर नहीं करना चाहती थी। उसने भी अदाकारी करते हुए राजकुमार की तरफ मुस्कुरा कर देखा। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसे उसके भाई का कुछ पता चला? मारिया ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं नाउमीद वापस आई हूँ। लगता है मेरा भाई इस शहर में नहीं है। राजकुमार भजंगम ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं मारिया कुमारी, हम तुम्हारे भाई को जरूर तलाश कर लेंगे। मारिया को राजकुमार ने अपने पास पलंग पर बिठा लिया। कनीजें शरबत लेकर आ गई। राजकुमार भजंगम ने खुद गिलास में शरबत डालकर मारिया को पेश किया और बोला, अफसोस मारिया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, वरना तुमसे ब्याह करके मैं अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान समझता। मारिया ने कहा, राजकुमार मैं भी यही सोचती हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे माँ बाप ने बचपन ही में मेरा ब्याह कर दिया था। कुएं की तिलिस्मी मिट्टी का सफूफ भजंगम राजकुमार के दाएं हाथ में था। ये हाथ उसने मारिया के पीछे कर रखा था। मारिया के बाल खुले थे क्योंकि गर्मी और हब्स हो गया था। अब मारिया को गर्मी भी आम आदमियों की तरह लगती थी। भजंगम राजकुमार ने कुएं की मिट्टी अपने हाथों पर मल ली और मारिया के बालों पर मिट्टी वाला हाथ फेर कर बोला, मारिया तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, ऐसे सुनहरी बाल मैंने बहुत कम देखे हैं। मारिया ने कहा, यह तो कुदरती बात है। इसके साथ ही मारिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई शय अपनी जगह से हिल गई है। उसकी आंखों के आगे धुंधलाहट सी आ गई। उसके जहन में जैसे एक गुबार सा छा गया। उसे चक्कर आया और वह पलंग पर बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमार समझ गया कि कुएं की तिलिस्मी मिट्टी ने अपना काम दिखा दिया है। उसने जल्दी से मारिया को पलंग पर लिटा दिया और कनीज के हाथ से पंखा लेकर उसे झलने लगा। अंदर से वो बहुत खुश था। उसने मैदान मार लिया था। ऊपर से वो घबराहट में मारिया को बार बार आवाजें दे रहा था। अचानक मारिया को होश आ गया। वो मुस्कुराकर राजकुमार भजंगम को देख रही थी। भजंगम तो खुशी से दीवाना हो गया। तिलिस्मी मिट्टी ने अपना असर दिखा दिया था। मारिया पलंग पर उठकर बैठ गई और राजकुमार की तरफ देखकर बोली, आप मुझे पंखा न झले, आपको जहमत हो रही होगी। भजंगम राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, यह मेरा फर्ज है मारिया कुमारी। मगर मारिया का जहन तो बिल्कुल ही बदल चुका था। वो तो तिलिस्मी मिट्टी के असर की वजह से उस भजंगम राजकुमार की गर्विदा हो गई थी। उसने पंखा राजकुमार के हाथ से ले लिया और कहा, महाराज आप मुझे कोई खिदमत बताएं, मैं आपकी दासी आखिर यहाँ किस लिए हूँ? भजंगम राजकुमार तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मारिया का हाथ थाम कर बोला, राजकुमारी मारिया, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। मारिया का जहन तब्दील हो गया था। वो शर्मा गई और बोली, महाराज दासी इस काबिल कहाँ है कि आपकी रानी बन सके? राजकुमार भजंगम खुशी से झूम गया, बोला, नहीं नहीं मारिया कुमारी, तुम हमारे दिल की रानी हो। हमने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। मारिया ने सर झुका दिया और कहा, यह मेरी खुशकिस्मती होगी महाराज। भजंगम राजकुमार ने जल्दी से कहा, क्या तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी कर रही हो ना? तुम किसी मजबूरी की वजह से तो ऐसा नहीं कह रही हो? मारिया जो अपनी सारी यादाश्त खो चुकी थी बोली, महाराज मुझे भला कौन सी मजबूरी हो सकती है? मैं अपनी मर्जी से और बड़ी खुशी से आपके साथ ब्याह करने को राजी हूँ। राजकुमार भजंगम पलंग से उठ खड़ा हुआ, मुसर्रत के आलम में इधर उधर टहलने लगा। फिर मारिया की तरफ देखकर बोला, हम तुमसे अभी ब्याह रचाएंगे, क्या तुम तैयार हो मारिया कुमारी?
मारिया ने आहिस्ता से सर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, मैं आपसे अभी शादी करने पर तैयार हूँ। मुझे फख्र होगा कि मेरी शादी एक राजकुमार से हुई है। भजंगम राजकुमार ने मारिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, मैं अभी ब्याह की तैयारियां करता हूँ और पंडित को बुलाता हूँ जो बाकायदा हमारा ब्याह कर देगा। ये कहकर भजंगम राजकुमार आलीशान तिलिस्मी हवेली से निकल गया। वह सीधा अपनी पुरानी हवेली में आया और अपनी काली भजंगनी को खुशखबरी सुनाई कि मारिया उससे शादी कर रही है। भजंगनी भी खुशी से उछल पड़ी। अब उसका रानी बनने का ख्वाब पूरा होने वाला था। राजकुमार अपनी वीरान हवेली में आते ही राजकुमार की बजाय काले भजंगम के रूप में आ गया था। उसने कहा, मैं फूंगी सुपेरे को बुलाता हूँ, वो पंडित बनकर हमारा ब्याह कराएगा। काले भजंगम ने अपने हलक से हू हू की आवाज निकाली। यह आवाज सुपेरे की झोंपड़ी में नाग ने भी सुनी। वह मटके के अंदर था। उसने सर निकालकर देखा कि फूंगी सुपेरा झोंपड़े से बाहर निकल रहा था। सुपेरे ने भजंगम की आवाज सुन ली थी और अब वह उसकी आवाज पर पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। नाग बिजली की सी तेजी से मटके से बाहर निकला और उकाब बनकर उड़ गया। इस बार वो गलती नहीं करना चाहता था। उसे मालूम था कि ये सुपेरा उसी भूतनुमा आसेब के पास जा रहा है। फूंगी सुपेरा झोंपड़ी से बाहर आते ही गायब हो गया। चूंकि नाग ने अपनी आंखों में मतकाल बूटी की सलाई लगाई हुई थी, इसलिए उसे तमाम गैबी चीजें साफ नजर आ जाती थीं। उसने फूंगी सुपेरे को भी देखा कि मकानों के ऊपर दोनों बाजू फैलाए उड़ा जा रहा है। नाग उससे कुछ फासले पर पीछे पीछे उड़ा चला आ रहा था। नाग ने फूंगी सुपेरे को अपनी निगाहों में रखा हुआ था। फूंगी सुपेरा शाम के फैलते अंधेरे में शहर के गुंजान इलाके में दाखिल होकर आसेबी हवेली में दाखिल हो गया। नाग भी हवेली की छत पर उतर आया। उसने एक छोटे से नस्वारी सांप की शक्ल बदली और छत के बंद दरवाजे की दर्ज में से गुजरकर हवेली की सीढ़ियां उतरने लगा। वो पहली मंजिल में आ गया। हवेली में हर तरफ तारीकी और आसेब सा छाया हुआ था। कोठरियां बंद पड़ी थी, छतों से जाले लटक रहे थे। अचानक नाग को एक कोठरी के बंद दरवाजे में से हल्की हल्की रोशनी आती नजर आई। उसने दर्ज में से झांककर अंदर देखा। कोठरी में से वही भूतनुमा आदमी यानी भजंगम खड़ा नजर आया। उसके साथ ही एक ठिगने कद की बदसूरत भजंगनी भी खड़ी थी। फूंगी सुपेरा भी वहां मौजूद था। दोनों अब गैबी हालत में नहीं थे। भजंगम कह रहा था, पहले तुम्हारे नाग देवता के बालों के गुच्छे ने काम दिखाया और अब कुएं की मिट्टी ने मेरा बिगड़ा काम बना दिया है। मारिया कुमारी मुझसे ब्याह करने पर राजी हो गई है। तुम्हें अभी हवेली में चलकर मारिया कुमारी का मुझसे ब्याह कराना होगा। नाग ने मारिया का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। तो क्या मारिया इस शहर में मौजूद है और इन लोगों के कब्जे में है? मगर वो इस काले भजंगम से ब्याह करने पर कैसे राजी हो सकती है? नाग सोचने लगा। इतने में भजंगनी ने कहा, तुम्हारी इस शक्ल पर तो कोई औरत लानत भेजने को भी तैयार नहीं। मेरा ही हौसला है कि 30 बरस से तुम्हारे साथ गुजारा कर रही हूँ। भजंगम ने तैश में आकर कहा, ये बकबक बंद करो। मैं इस शक्ल में नहीं, राजकुमार श्रवण कुमार की शक्ल में आकर मारिया कुमारी से ब्याह करूंगा। और नाग की आंखों के सामने काला भजंगम एकदम से एक खूबसूरत राजकुमार बन गया। नाग उस शख्स की जहानत और अय्यारी से बहुत मुतासिर हुआ। उसके पास कोई तिलिस्म भी था, मगर नाग की समझ में अभी तक दो बातें नहीं आ सकी थीं। पहली बात यह कि मारिया जादूगर भजंगम के साथ शादी पर किस तरह राजी हो गई थी, और दूसरी बात यह कि यह शख्स मारिया से शादी करके क्या मकसद हासिल करना चाहता था। नाग इस बात पर भी हैरान था कि मारिया की खुशबू इस शहर में नहीं आ रही, हालांकि वो इसी शहर में मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर इस काले भजंगम ने जादू कर रखा हो। मुझे मारिया से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और इसका यही एक तरीका है कि मैं इन लोगों के ताकू में रहूं। फूंगी सुपेरा यह कहकर गायब होकर हवा में बुलंद हुआ कि मैं हवेली में जाकर शादी का बंदोबस्त कराता हूं, जो आर्याइयों के रस्म के मुताबिक बहुत जरूरी है। नाग उसके साथ हवेली में जाकर मारिया से मिलना चाहता था कि देखिए असल मामला क्या है और मारिया पर उन्होंने क्या जादू कर दिया है कि वो इस काले भूत के साथ, जिसने खूबसूरत राजकुमार की शक्ल बदल रखी है, शादी पर तैयार हो गई है। सुपेरा अगरचे गायब था, मगर खुदा का शुक्र था कि दादा साहब की मेहरबानी से नाग ने अपनी आंखों में मतकाल बूटी के सुरमे की सलाई लगा रखी थी और सुपेरा उसे गायब होते हुए भी नजर आ रहा था। नाग ने भी छोटे उकाब की शक्ल में हवा में उड़ान भरी और फूंगी सुपेरे के पीछे पीछे उड़ने लगा। शहर के किनारे पर नाग को एक शानदार हवेली दिखाई दी। सुपेरा उस हवेली के बाहर दरख्तों में उतर गया। उतरते ही उसका लिबास आर्याइयों के उन पंडितों जैसा हो गया जो ब्याह शादियां कराया करते थे। सुपेरा हवेली में दाखिल हुआ तो उकाब भी एक छोटे सांप का रूप धारकर हवेली में घुस गया। उस वक्त शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और हवेली में शमें रोशन हो गईं। फूंगी सुपेरा पंडित के भेष में उस कमरे में गया जहां मारिया पलंग पर दुल्हन बनी बैठी थी। कनीजों ने उसे खूब सजा बना दिया था। नए चमकीले कपड़े थे और फूलों के जेवर अजीब बहार दे रहे थे। नाग भी रेंगता हुआ उस कमरे की दीवार के कोने में आकर छुप गया। पहली हैरानी नाग को यह हुई कि वो मारिया को जाहिरी हालत में देख रहा था। दूसरी हैरानी यह हुई कि कमरे में मारिया की खुशबू कहीं भी नहीं थी। मारिया ने भी नाग की खुशबू महसूस नहीं की थी।
उस पर किसी ने बहुत जबरदस्त जादू कर रखा था। पंडित को देखकर मारिया ने उसे आर्याइयों के तरीके पर झुककर सलाम किया। पुंगी सुपेरा जो पंडित बना हुआ था बोला, बेटी मारिया कुमारी, क्या तुम राजकुमार शरौन कुमार से ब्याह करने पर राजी हो? क्या ये ब्याह तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? मारिया ने मुस्कुराकर और कुछ शर्मा कर कहा, हाँ पंडित जी, मैं राजकुमार शरौन कुमार के साथ अपनी मर्जी से ब्याह कर रही हूँ। पुंगी सुपेरा बोला, ठीक है मारिया कुमारी, मैं शादी के लिए लगन मंडप तैयार करवाता हूँ। मारिया ने पूछा, राजकुमार जी कहाँ है? पुंगी सुपेरे ने कहा, वो मंदिर में पूजा करने गई हैं, बस अभी आ जाते हैं। पुंगी सुपेरे ने दोनों गूंगी कनीजों से इशारों में कहा कि वो लगन मंडप तैयार कराने में उनकी मदद करें। दोनों कनीजें सुपेरे के साथ चली गईं। कमरे में मारिया अकेली रह गई। नाग फौरन इंसानी शक्ल में आकर मारिया के करीब आ गया और बोला, मारिया ये क्या तमाशा हो रहा है? मारिया ने चौंक कर नाग की तरफ देखा और बड़ी बड़ी पलकें हैरत से झपका कर बोली, तुम कौन हो? तुम्हें हवेली में दाखिल होने की इजाजत किसने दी? नाग समझ गया कि मारिया पर तिलिस्म का असर है। उसने कहा, होश करो मारिया, तुम पर जादू किया गया है। मैं नाग हूं, तुम्हारा भाई। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मारिया सहमकर पलंग पर सिमट गई। मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। नाग को यकीन हो गया कि मारिया उसे बिल्कुल नहीं पहचानती और वहां ठहरना वक्त जाया करना है, और वक्त उस वक्त बेहद कीमती था। नाग कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहता था। वो तेजी से कमरे से निकल गया। बाहर आते ही उसने उकाब की शक्ल में उड़ान भरी और इतनी तेजी से फिजा में उड़ा कि आज का जेट कंकॉर्ड हवाई जहाज भी इतनी तेजी से नहीं उड़ा होगा। 15 सेकंड के अंदर अंदर नाग शहर की फिजाओं से दूर एक घने जंगल के ऊपर आ गया। नाग मारिया को हर हालत में इस भयानक शादी और तिलिस्म से बचाना चाहता था। चुनाचे उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अमल को आजमाने का फैसला कर लिया था। जंगल के ऊपर आते ही नाग ने झुककर नीचे देखा। वहां एक बहुत ही घना दरख्त था। वह जंगल का सबसे घना दरख्त था। नाग के पास वक्त बहुत ही कम था। उसने उस दरख्त के ऊपर 7 चक्कर लगाए और फिर तीर की तरह नीचे गोता लगाकर दरख्त के तने के पास उतर आया। वो इंसानी शक्ल में आ गया। उसने दरख्त की तरफ देखकर दिल ही दिल में खुफिया मंत्र पढ़कर दरख्त के तने पर फूंक मारी और चीखकर इतनी भयानक और बुलंद आवाज निकाली कि दरख्त कांपने लगे। नाग ने कहा, मालंगनी नागिन, मालंगनी नागिन, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मालंगनी नागिन। घने दरख्त का भारी भरकम तना लरजने लगा। सारे का सारा दरख्त यूं कांप रहा था जैसे भौंचाल आ गया हो। नाग जमीन पर बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी सुरख आंखें दरख्त के तने पर लगी थीं। कांपते कांपते दरख्त साकित हो गया। फिर एक धमाके के साथ दरख्त के तने में एक शगाफ नमूदार हो गया। नाग उस शगाफ को देख रहा था। शगाफ में से एक ऐसा सांप निकला जिसके सर पर औरतों की तरह बाल थे और आंखें भी औरतों की तरह थीं। उसने सर पर सुनहरी छोटा सा ताज रखा हुआ था। ये सांप मालंगनी नागिन थी, जिसको नाग ने जिंदगी में पहली बार अपनी मदद के लिए बुलाया था। मालंगनी नागिन दरख्त के शगाफ से बाहर आ गई और नाग के सामने कुंडली मारकर बैठ गई। फिर नाग के सामने ताजीम के साथ अपना फनदार सर झुकाया और बोली, नाग देवता को मुझ मालंगनी नागिन की क्या जरूरत पड़ गई? मैं नाग देवता की हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। नाग ने कहा, मालंगनी तुम जानती हो कि मैंने आज तक कभी तुम्हें आवाज नहीं दी, लेकिन अब कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बात यह है कि मारिया पर किसी जादूगर ने तिलिस्म कर दिया है। वो अपनी याददाश्त भी खो बैठी है और एक ऐसे राजकुमार से शादी करने वाली है जो असल में काला भूत है। अगर उसके साथ एक बार मारिया की शादी हो गई तो वो भी भूत प्रेत के कबीले में शामिल हो जाएगी और फिर उसे कोई इंसान जिंदगी में वापस न ला सकेगा। मालंगनी नागिन ने कहा, मगर नाग देवता मारिया तो गायब रहा करती थी। नाग बोला, ऐसा ही था, मगर काले भूत के तिलिस्म की वजह से न सिर्फ ये कि उसका जिस्म जाहिर हो गया है, बल्कि वो अपनी याददाश्त भी भुला बैठी है। वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती। मालंगनी नागिन ने कहा, नाग देवता मुझे हुक्म करे कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। नाग कहने लगा, इस वक्त शहर के बाहर एक हवेली में मारिया की काले भूत के साथ शादी की तैयारियां हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि हर हालत में ये शादी रुक जानी चाहिए और मारिया को वहां से बचा लेना चाहिए। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया है। मालंगनी नागिन ने कहा, अजीम नाग देवता, मुझे उस हवेली में ले चलो। नाग फौरन उकाब की शक्ल में आ गया। मालंगनी नागिन उसके ऊपर बैठ गई। नाग ने हवेली की तरफ तूफानी परवाज शुरू कर दी। आन की आन में वो मालंगनी नागिन को लेकर हवेली के ऊपर पहुंच गया। अंधेरी रात थी, मगर हवेली में दिए जल रहे थे। शहर में शादी वाला मंडप तैयार किया जा रहा था। काला भजंगम राजकुमार के रूप में खुद सुपेरे पंडित से मंडप तैयार करवा रहा था। नाग ने राजकुमार की तरफ इशारा करके मालंगनी नागिन से कहा, ये वो राजकुमार शरौन कुमार है जो असल में काला भजंग भूत है। ये मारिया से शादी करने वाला है। मालंगनी नागिन ने पूछा, मारिया कहाँ है? नाग ने कहा, वो उस कमरे में है। नाग ने हवेली के एक कमरे की तरफ इशारा किया। मालंगनी नागिन बोली, तुम ऐसा करो कि यहाँ से कुछ दूर रास्ते में जो दरिया आता है उसके किनारे केले के दरख्त के नीचे बैठो।
मारिया तुम्हें उसी जगह मिलेगी, जल्दी जाओ। नाग ने मालंगनी नागिन को हवेली की मंदिर पर छोड़ा और खुद तेजी से उड़ता हुआ दरिया किनारे केले के दरख्त की तरफ उड़ गया। मालंगनी नागिन ने एक निगाह आसपास डाली, फिर बड़ी शान और बड़े वकार से रेंगती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां मारिया दुल्हन बनी बड़ी खुशखुश बैठी थी कि थोड़ी देर बाद उसका ब्याह राजकुमार श्रवण कुमार से हो रहा है। मालंगनी नागिन ने देखा कि कमरे में खूबसूरत पलंग पर मारिया दुल्हन बनी बैठी है। 2 कनीजें उसको पंखा झल रही हैं। मारिया ने जाते ही पहला काम यह किया कि अपने मुंह से एक तेज आवाज निकाली। यह आवाज इतनी तेज और बारीक थी कि दोनों कनीजों और मारिया के कानों में घुसते ही इस आवाज ने उनके एसाब को शल कर दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मारिया भी पलंग पर बेहोश हो गई। मालंगनी नागिन मारिया के मुंह के पास अपना फन ले गई, फिर हल्की सी फुंकार मारी। फुंकार के लगते ही मारिया एक छोटे से सांप में बदल गई। मालंगनी नागिन ने उसे अपने मुंह में उठा लिया और उछलकर फिजा में उड़ गई। रात के अंधेरे में वो भी ऐसी तेजी से दरिया के किनारे केले के दरख्त के नीचे गई। नाग वहां बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। मालंगनी नागिन ने जाते ही छोटे सांप यानी मारिया को नाग के आगे डाल दिया और बोली, नाग देवता ये मारिया है, ये बेहोश है। तुम इसे लेकर दरिया पार वाले पुराने मंदिर की कोठरी में चलो, जब तक मैं ना आऊं वही मेरा इंतजार करना। नाग ने कहा, मगर मारिया सांप के रूप में है। मालंगनी नागिन बोली, मेरे आने पर यह फिर से मारिया बन जाएगी। अभी इसका सांप रहना ही बेहतर है। मैं वापस जाती हूँ। वहां दुल्हन मारिया का इंतजार हो रहा है। नाग की समझ में कुछ ना आया कि मालंगनी नागिन किस हिकमत अमली पर काम कर रही है। उसने मारिया को हथेली पर उठाया और लेकर दरिया पार वाले पुराने मंदिर की तरफ रवाना हो गया। मालंगनी नागिन भी सन की आवाज के साथ फिजा में उड़ गई। हुआन की आन में वापस हवेली के उस कमरे में पहुंच गई जहां दोनों कनीजियां अभी तक बेहोश पड़ी थी। मालंगनी नागिन ने अपने दिल में मारिया की शक्ल का तस्वुर बिठाया और जोर से अपने जिस्म पर फुंकार मारी। दूसरे ही लम्हे मालंगनी नागिन खुद मारिया बन चुकी थी। वही जर्क बर्क शादी वाला लिबास, बालों और कलाइयों में फूलों के गजरे, आंखों में काजल। उसमें और मारिया में एक जर्रे जितना भी फर्क नहीं था। मालंगनी नागिन मारिया दुल्हन के रूप में पलंग पर बैठ गई। उसने कनीजों की आंखों पर बारी बारी अपनी उंगली रखी। दोनों को होश आ गया। कनीजें बोल तो सकती नहीं थी। दुल्हन को पलंग पर देखा तो तसल्ली हो गई। इतने में राजकुमार बड़ी सज धज के साथ खुश खुश अंदर दाखिल हुआ। दुल्हन को देखकर बोला, मारिया कुमारी आओ, शादी की सब तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। पंडित तुम्हारी राह देख रहा है। मालंगनी नागिन ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे राजकुमार, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। राजकुमार श्रवण कुमार उर्फ काले भजंगम ने मारिया उर्फ मालंगनी नागिन का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे चलाता सहन में आ गया। जहां मंडप में आग रोशन थी, केले की शाखें लगी थीं, फूलों के हार लटक रहे थे। फूंगी सुपेरा पंडित के रूप में बैठा शादी के श्लोक पढ़ता, आग में लोबान और सफेद चावल डालता जा रहा था। ये अजीब बात थी कि वहां 3 इंसान थे और उनमें से कोई भी वहां अपने असली रूप में नहीं था। पंडित असल में फूंगी सुपेरा था, मारिया असल में मालंगनी नागिन थी और राजकुमार हकीकत में काला भजंगम था। फूंगी सुपेरे ने उठकर मारिया का हाथ पकड़ा, फिर राजकुमार और मारिया के 2 शालों के पल्लू आपस में बांधे और कहा, मंडप के गिर्द 7 फेरे लगाओ। राजकुमार श्रवण कुमार और मारिया यानी मालंगनी नागिन आग के गिर्द फेरे लगाने लगे। पंडित सुपेरा अश्लोक पढ़ता जा रहा था। जब 7 फेरे पूरे हो गए तो पंडित ने कहा, शादी मुबारक हो। दोनों कनीजें दुल्हन मारिया यानी मालंगनी नागिन को साथ लेकर हवेली के कमरे में ले गईं। जब पंडित यानी फूंगी सुपेरा और राजकुमार श्रवण कुमार यानी काला भजंगम दोनों अकेले रह गए तो भजंगम ने कहा, फूंगी, मेरा ख्याल है कि हमें आज रात ही मारिया को कालू भट्ट की मूर्ति के सामने कुर्बान कर देना चाहिए। इसने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी कर ली है, अब हमें किस बात का इंतजार है। फूंगी सुपेरे ने कहा, तुम भूल गए हो भजंगम, आज शनिवार है और शनिवार को कालू भट्ट की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। हमें ये कुर्बानी कल आधी रात के वक्त करनी होगी। काला भजंगम बोला, ठीक है, मैं कल तक इंतजार कर लूंगा। तुम अपनी झोंपड़ी में जाओ। कल आधी रात से कुछ देर पहले मेरी पुरानी हवेली में आ जाना। भजंगनी भी वहीं पर होगी। मैं मारिया को लेकर पहले पुरानी हवेली में आऊंगा। सुपेरा बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। कल रात आसे भी हवेली में आऊंगा। राजकुमार श्रवण कुमार यानी काला भजंगम शादी के बाद रस्म के मुताबिक मारिया यानी मालंगनी नागिन के कमरे में आकर लेट गया। फिर उसे नींद आ गई। मालंगनी नागिन यहां से इसलिए वापस नाग के पास नहीं जा रही थी कि उसे मालूम था कि ये जो भजंगम भूत मखलूक होती है, अगर इन्हें कोई धोखा देकर चला जाए तो ये उसका पीछा करते हैं और उसे हलाक करके ही दम लेते हैं। चुनाचे वो चाहती थी कि इस भजंगम मखलूक यानी काला भजंगम और उसकी बीवी काली भजंगनी और फूंगी सुपेरे का किस्सा हमेशा के लिए पाक करके ही वापस नाग के पास जाए। इन लोगों पर किसी किस्म के जहर का असर नहीं होता, इन पर आग असर नहीं करती। इनको हलाक करने का एक ही तरीका था कि जब वो किसी मूर्ति के आगे इकट्ठे मिलकर पूजा कर रही हों तो मालंगनी नागिन उन पर एक साथ अपनी फुंकार की आग के शरारे फेंके।
इसके सिवा इन खतरनाक भूतों को हलाक करने का दूसरा कोई तरीका नहीं था। ये मालंगनी नागिन खूब अच्छी तरह से जानती थी और मारिया की शक्ल इख्तियार करते ही वो सब कुछ समझ गई थी कि ये लोग उसके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। चुनांचे उसने फैसला किया कि वो उस वक्त का इंतजार करेगी जब ये लोग उसे कुर्बान करने के लिए कालू भट्ट की मूर्ति के सामने ले जाएंगे। मालंगनी नागिन को बस यही मालूम नहीं था कि ये लोग उसे किस तरह कुर्बान करेंगे। क्या उसे आग में डालेंगे या उसका दिल निकालकर मूर्ति को पेश करेंगे। कुछ भी हो, मालंगनी नागिन पर ना तो तीर तलवार का असर होता था और ना आग ही उसे जला सकती थी। रात गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया। शाम के वक्त काले भजंगम राजकुमार ने मारिया यानी मालंगनी नागिन से कहा कि वो उसे साथ लेकर अपनी पुरानी हवेली में जाना चाहता है। मालंगनी नागिन फौरन तैयार हो गई। वह समझ गई कि वक्त आन पहुंचा है।